हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ने वाले हैं। एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे, पूरी बायोलॉजी को पढ़ेंगे। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम हिंदी में भी इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पहला चैप्टर मान के चल रहे हैं, पहला हम इसी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो आपको नीट के लिए रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पे सारी चीजें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा जहां से बाहर जाना होगा वो सारा हम यहाँ पे करेंगे। एनसीईआरटी भी मैं आपको यहीं पे पढ़ा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस भी हम हर लेक्चर के बाद करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों के बारे में थोड़ा सा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। होप आपको पता होंगी वो सारी चीजें, बस एक बार थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये कौन किसके अंदर आता है? बायोलॉजी के अंदर। ये चैप्टर किस में आता है? बायोलॉजी में आता है। अब बायोलॉजी का अगर हम रियल मीनिंग की बात करें कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो देखो बायो और लॉजी, इसके अंदर दो वर्ड है। एक कौन सा है? बायो, एक वर्ड कौन सा है? लॉजी। तो अगर हम बायो की बात करें तो बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। मतलब अगर हम किसी लिविंग की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो अगर हम किसी भी लिविंग की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? बायोलॉजी बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब अगर हम दूसरी बात करें कि जो ये लिविंग होते हैं, ये लिविंग होते कौन है? तो ये कौन होते हैं? ये ऑर्गेनिज्म है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये कौन कौन होते हैं? ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कौन कौन होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए वो भी इसी में आएंगे, एनिमल्स हो गए वो भी इसी में आएंगे, ठीक है, कोई बैक्टीरिया हो गया वो भी इसी के अंदर आएगा। तो अगर कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी बोलते हैं उसको। तो अगर हम किसी भी लिविंग की स्टडी कर रहे हैं, चाहे हम प्लांट की कर रहे हो, चाहे फिर हम बैक्टीरिया की कर रहे हो, चाहे फिर हम कोई एनिमल की स्टडी कर रहे हो, उस सबको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोल देते हैं। अब सिंपल सी बात ये आती है कि सर लिविंग क्या होता है? लिविंग कहां से बनते हैं? ऑर्गेनिज्म क्यों बनते हैं? तो अगर हम बात करें कि इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इन ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो छोटे से हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि हम कैसे बात कर सकते हैं इनके बारे में। तो ध्यान देंगे इधर। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक सेल है, ये हमारे पास क्या है? एक सेल है। ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म और ये हो गया इसके अंदर इसका न्यूक्लियस। अब ये जो एक सेल है, मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो सेल है हमारे पास, ये क्या है? जाइगोट है। ये कौन सी सेल है? जाइगोट है, ठीक है। तो ये सेल कौन सी है हमारे पास? जाइगोट है। अब जाइगोट एक सेल ही तो है, क्या है ये? एक सेल है। तो जाइगोट एक सेल है। जब ये जाइगोट, इसके अंदर क्या होगा? बहुत सारा डिवीजन होगा। इस जाइगोट में क्या हुआ? डिवीजन हुआ। तो कौन सी प्रोसेस हुई? यहां पे डिवीजन हुआ। कौन सी प्रोसेस हुई? इसके अंदर डिवीजन हुआ। डिवीजन होने की वजह से यहां पे बहुत सारी सेल्स बन गई। डिवीजन होने से क्या बना? हमारे पास बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन हो गया कुछ इस प्रकार से। ये मान लो ये एक सेल है, ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ऐसी ही हमारे पास क्या बन गई? बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। ऐसी हमारे पास क्या होगी? बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन हो गया इस तरीके से। तो बहुत सारी सेल्स बन गई हमारे पास। तो ये किससे बनी? डिवीजन से। बहुत सारा डिवीजन हुआ और वो डिवीजन होने की वजह से हमारे पास क्या बन गई? ये बहुत सारी सेल्स का ग्रुप बन गया। तो ये हमारे पास क्या बन गई? बहुत सारी सेल्स का ग्रुप बन गया है, ठीक है। ये बहुत सारी सेल्स हो गई। ये हो गया इनके अंदर इनका सबका न्यूक्लियस अपना, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास क्या हो गई? ये हुआ हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल। ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सेल। और इस ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोल सकते हैं? हम इसको टिश्यू बोल सकते हैं। तो एक सेल जब उसने बहुत सारा डिवीजन किया, तो डिवीजन करने की वजह से हमारे पास क्या बना गया? ग्रुप ऑफ सेल। और उस ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है। अब इसके अंदर, टिश्यू के अंदर जब ऑर्गेनाइजेशन हुआ, थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंशिएशन होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या बनता है? टिश्यू सिस्टम बनता है। किसका फॉर्मेशन होता है? टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। फिर टिश्यू सिस्टम ऑर्गेनाइज होके क्या बनाता है हमारे पास?
ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर लेता है, और ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे पास ऑर्गेनाइज होके किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ऑर्गन सिस्टम किसका फॉर्मेशन करता है, एक लिविंग का। क्या बनाएगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएगा, और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसी को हम क्या बोल सकते हैं, लाइफ। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, लाइफ है। सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो कहां से आया है, तो ऑर्गेनिज्म कहां से आया, एक जाइगोट था, एक सेल थी, उसने डिवाइड करके ग्रुप बनाया सेल्स का, टिश्यू बन गया, टिश्यू ने ऑर्गेनाइज होके टिश्यू सिस्टम बनाया, टिश्यू सिस्टम ने ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन्स बनाए, ऑर्गन ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम फिर आगे हाईली ऑर्गेनाइज होके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ का फॉर्मेशन करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाइफ कहां से आ रही है, ऑर्गेनिज्म कहां से आ रहा है, तो कहां से आ रहा है, एक सेल से आ रहा है। तो अगर हम बात करें कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बना है वो किससे बना है, एक सेल की वजह से बना है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि सेल क्या है, इसकी बेसिक यूनिट। सेल क्या है, सेल इज ए बेसिक यूनिट। सेल क्या है, इसकी बेसिक यूनिट। तो लाइफ की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल। क्योंकि जो एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है वो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट किसकी वजह से हुआ है, एक सेल की वजह से हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। समझ में आ गई इतनी सी बात। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेल बना, ग्रुप बना, टिश्यू बना, ये सारे ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, देखो कोई अगर मान लो बैक्टीरिया है तो उसके पास एक सेल होगी, है ना, प्लांट्स है उनके पास टिश्यू भी होते हैं, टिश्यू सिस्टम भी होता है, ऑर्गन्स भी बनते हैं, और जो एनिमल्स हो गए उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम भी होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एक सेल का हो सकता है, टिश्यू लेवल पे हो सकता है, टिश्यू सिस्टम लेवल पे हो सकता है, ऑर्गन लेवल पे हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, अलग अलग टाइप का क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। इसका मतलब सिंपल सा है कि लाइफ कहां से स्टार्ट होगी, सेल से स्टार्ट होगी। अब ठीक है, आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर ठीक है बाकी सारी चीजें, ये बताओ कि सेल क्या होती है, व्हाट इज सेल, सेल होती क्या है। तो ध्यान दो इधर, जैसे मान लो रूम के अंदर हम पढ़ रहे हैं, क्लासरूम है, इस क्लासरूम के अंदर हम पढ़ रहे हैं, तो क्लासरूम के अंदर हम जब पढ़ रहे हैं तो क्लासरूम कैसे बना, क्लासरूम के अंदर चारों दीवार बनी, उसके बाद में अलग इन्वायरमेंट हुआ उसका, तभी तो वो क्लासरूम बना। अगर मान लो खुले में क्लास चल रही तो क्लासरूम थोड़ी ना हो गया हो। तो क्या करवा रहे हैं हम, बाहर का कुछ एक इन्वायरमेंट है, और उस बाहर के इन्वायरमेंट से हम उसके अंदर एक अलग इन्वायरमेंट बना रहे हैं, जो क्या कर रहा है, अपने अंदर के इन्वायरमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट कर। जैसे मान लो ये पूरा इन्वायरमेंट है बाहर का, इसके अंदर मान लो मैंने एक सेल बना दी, ये मान लो मैंने एक लेयर बना दी, क्या बना दी मैंने, एक लेयर। अब ये बाहर की तरफ तो क्या हो गया, आउटर इन्वायरमेंट, ये तो क्या हो गया, आउटर इन्वायरमेंट हो गया, और इसके अंदर क्या है, ये इनर इन्वायरमेंट हो गया, ये क्या हो गया, इनर इन्वायरमेंट हो गया। तो ये आउटर इन्वायरमेंट है पूरा, ये हो गया इनर इन्वायरमेंट। तो आउटर इन्वायरमेंट और इनर इन्वायरमेंट के बीच में क्या है, एक लेयर है, और ये लेयर क्या कर रही है, एक चैम्बर की तरह काम कर रही है, एक चैम्बर की तरह काम कर रही है, और ये क्या कर रहा है, सेपरेट आउटर इन्वायरमेंट, इनर इन्वायरमेंट, सेपरेट इनर इन्वायरमेंट फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये जो लेयर है ये क्या कर रही है, अपने अंदर के इन्वायरमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट करवा रही है, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इस चैम्बर को ही हम क्या बोलते हैं, एक सेल बोलते हैं। समझ में आ रही बात। एक ऐसी लेयर जो बाहर अंदर के अपने इन्वायरमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट करवाती है, उसको क्या बोला जाता है, एक लेयर, एक चैम्बर, और उसी को क्या बोला जाता है, एक सेल बोला जाता है। अब इस सेल के अंदर होता क्या है, अगर हम उस चीज की बात करें इस सेल के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, तो ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो इस सेल के अंदर हमारे पास होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या है इसके पास, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसके पास क्या है, हमारे पास प्रेजेंट है। ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये क्या करवाते हैं, तो ये हमारे पास करवाते हैं कैरी आउट
तो ये 3 टाइप की प्रोसेस हमारे पास करवाएंगे। कौन कौन सी करवाएंगे, ध्यान देना इधर, मैं अगले पेज पे कर लेता हूं। ये इतना समझ में आया कि ये जो सेल है ये हमारे पास क्या करवा रही है, बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करवा रही है, उसको हम सेल बोल रहे हैं। अब इसके खुद का अपना एनवायरनमेंट है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये क्या करवाते हैं, कौन सी प्रोसेस परफॉर्म करवाते हैं, अगर हम उसके ऊपर जाएं तो ये हमारे पास प्रोसेस परफॉर्म करवाते हैं। मैं यहां पे दोबारा से लिख देता हूं, ये कौन सी प्रोसेस करवाएंगे, तो ये एक तो हमारे पास करवाते हैं एबनॉर्मल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस करवाते हैं, एबनॉर्मल प्रोसेस। एबनॉर्मल प्रोसेस जैसे कि डिजीज वाली कंडीशन, क्योंकि वो भी तो हो सकती है ना सेल के अंदर, तो डिजीज वाली कंडीशन भी इनकी वजह से आती है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से आ रही है या किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह, तो एबनॉर्मल प्रोसेस हो गई। दूसरा, जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ग्रॉस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अब ग्रॉस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर क्या क्या आ जाता है, तो जैसे हम इसके अंदर पढ़े, जैसे डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है, मेमोरी हो गया, रिकॉग्नाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। ये सारी प्रोसेस क्या है हमारे पास, फिजियोलॉजिकल, और भी बहुत सारी प्रोसेस है, तो ये सारी प्रोसेस क्या हो गई, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो गई। इसके अलावा यहां पे कौन सी प्रोसेस होती है, बिहेवियरल प्रोसेस भी होती है, इसका कुछ बिहेवियर होगा सेल का, बिहेवियरल प्रोसेस। तो ये जो एक सेल होती है उसके अंदर 3 टाइप की प्रोसेस होती है। पहला, एबनॉर्मल प्रोसेस। एबनॉर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि वहां पे डिजीज वाली कंडीशन आ रही है। दूसरी हमारे पास होगी ग्रॉस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ग्रॉस फिजियोलॉजी, जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं वो सारी इसके अंदर आ जाएगी, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, रिकॉग्नाइजेशन, रेस्पिरेशन। प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करवा रही है एक सेल, तो वो सारी जितनी भी प्रोसेस है वो सारी किसके अंदर आ जाती है, बिहेवियर के अंदर। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, उससे आगे बिहेवियर प्रोसेस, तो बिहेवियर के अंदर भी आ जाएगी सेल। तो ये जितनी भी प्रोसेस हो रही है इन सब की प्रोसेस को हम किस बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इन सारी प्रोसेस को हम किस बेसिस पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऑल प्रोसेसेस आर डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टर्म्स, मॉलिक्यूलर टर्म्स, या हम इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्योंकि जितनी भी प्रोसेस होंगी वो कोई ना किसी एंजाइम की वजह से होंगी, कोई ना कोई उसके अंदर, जैसे डीएनए है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनेगा तो सारी चीजें चलेंगी, लिपिड बन रहा होगा, तो जो भी काम हो रहा है सेल के अंदर वो सारा किसकी वजह से हो रहा है, डीएनए की वजह से। और डीएनए आरएनए क्या है हमारे पास, मैक्रोमोलिक्यूल है, और वो क्या आते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो जितनी भी एक सेल के अंदर प्रोसेस हो रही है हम उसको डिस्क्राइब किस बेस पे कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर टर्म्स में हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये जो मॉलिक्यूलर टर्म में हम इनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूलर टर्म आई है हमारे पास, इसको बोला जा सकता है फाइकोकेमिकल प्रोसेस। क्या बोला जाता है इसको, नॉन एज फिजिकोकेमिकल प्रोसेस। क्या बोला जाता है इन सारी प्रोसेस को, फिजिकोकेमिकल प्रोसेस। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी एक सेल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होंगे जिनकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर करेगी सेल, उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलेंगी, उसकी वजह से बिहेवियरल प्रोसेस चलेंगी। तो जितनी भी ये सारी प्रोसेस हो रही हैं उन सारी प्रोसेस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं मॉलिक्यूलर टर्म्स के अंदर, कि हम डीएनए के बेस पे, आरएनए के बेस पे उन सारी प्रोसेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई ना कोई एंजाइम काम कर रहा होगा हर जगह, ठीक है। फिर उसके बाद में इन सारी जो प्रोसेस है इनको क्या बोलते हैं हम, फिजिकोकेमिकल प्रोसेस। और इसकी जो स्टडी है वो बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में करते हैं, तो इसकी जो स्टडी है वो हम कौन सी ब्रांच में करते हैं, तो स्टडी इन रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। कौन सी बायोलॉजी के अंदर हम इनकी स्टडी करते हैं, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के अंदर। दोबारा समझो एक बार, मैंने क्या बताया अभी आपको। पहली चीज,
कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अच्छा, लिविंग के बारे में एनसीईआरटी ने एक और वर्ड लिखा है, एनिमेट, ध्यान रखना क्या लिखा है, एनिमेट। और दूसरा कौन से होंगे हमारे पास, नॉन लिविंग भी होते हैं, इनके साथ साथ कौन से होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो बायोलॉजी जिसके अंदर हम लिविंग की स्टडी करते हैं, लिविंग के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिज्म वो लिविंग है, तो वो कौन कौन से हो गए, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, सबके बारे में पढ़ना ही क्या है, बायोलॉजी है। डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एक जाइगोट होगा, यानी कि एक सेल होगी, वो सेल क्या कर रही है, डिवाइड करके ग्रुप बना रही है, वो ग्रुप क्या है, सेल टिश्यू है, वो टिश्यू क्या करेगा, टिश्यू सिस्टम बनाएगा, टिश्यू सिस्टम ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा, एक लाइफ बन के आएगी हमारे पास। और फिर जो लाइफ बनी है वो कहां से आई है, एक सेल से आई है, तो हम क्या बोल देंगे, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हो, वो सारा ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब बात यह कि एक सेल क्या होती है, तो अगर हम एक सेल के बारे में बात करें तो सेल क्या होती है, एक लेयरिंग है, एक चैम्बर है जो क्या करवाता है, अपने अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से क्या करवा रहा है, सेपरेट आउट करवा रहा है, ठीक है। तो ये जो लेयरिंग है, इसके अंदर क्या क्या होता है कि इसके अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जो क्या करवाएंगे, तो ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास एबनॉर्मल प्रोसेस, यानी कि डिजीज वाली कंडीशन हो गई, बिहेवियर, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो भी बॉडी सेल के अंदर चल रही है, बिहेवियरल प्रोसेस, ये सारी जो प्रोसेस है हम किसके अंदर पढ़ते हैं, या किसके थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर टर्म्स, यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम इनको स्टडी कर सकते हैं। और ये सारी चीजें हम इनको क्या बोलते हैं, फिजिको केमिकल प्रोसेस, जिसको हम कौन सी बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ये था आपका सेल बायोलॉजी का जो पहला पैराग्राफ आपको दे रखा है, वो शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला पैराग्राफ हो गया, ऐसे हम रोज रोज करके पैराग्राफ्स के बारे में स्टडी करते जाएंगे। अब दूसरी चीज, अगर एक और चीज, पहले हम इसके बारे में जितना हमने पढ़ा है वो एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, ध्यान दोगे इधर, बायोलॉजी, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ their form and the appearance only brought out their discovery, ठीक है। It is the cell theory that emphasize the unity underlying this diversity of forms, है ना, सेल थ्योरी के बेसिस पे हम पढ़ते हैं। द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको अभी बताया कि जितनी भी डाइवर्सिटी है वो या तो सेल होगी, या टिश्यू होगा, टिश्यू सिस्टम होगा, ऑर्गन होगा, या ऑर्गन सिस्टम होगा, इसी के बेस पे सारा चल रहा होगा, ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। A description of cell structure and cell growth by division is given in the chapter comparison. This unit. Cell theory also created a sense of mastery around living phenomena. Living के बारे में पता लगता है हमें, physiological behavioral process के बारे में पता लगता है बायोलॉजी से। This mastery was the requirement of the integrity of cellular organization for living phenomenon to be demonstrated for or observed in studying and understanding the physiological and behavioral process. सारी जितनी भी स्टडी हम करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, या तो हम वहां पे कोई बिहेवियरल पढ़ रहे होते हैं, या फिर हम वहां पे फिजियोलॉजी पढ़ रहे होते हैं। वन कैन टेक ए फिजियोकेमिकल अप्रोचेज, इसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिको-केमिकल अप्रोच, एंड यूज सेल फ्री सिस्टम टू इन्वेस्टिगेट। और अगर हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो कैसे करते हैं, सेल फ्री सिस्टम में, यानी कि हम बाहर करवाएंगे सेल से प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के बारे में अगर हमें जानना है तो सेल से बाहर करवा लेंगे। दिस अप्रोच एनेबल अस टू डिस्क्राइब द वेरियस प्रोसेस इन मॉलिक्यूलर टर्म्स, हम इनको किस में डिस्क्राइब कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर टर्म्स के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं। द अप्रोच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू फॉर एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स। It will tell us what type of organic compound are present in living organism, से प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारे प्रेजेंट होते हैं वहां पे। In the next stage, one can ask the question, what are these compound doing inside a cell? ये सारे कंपाउंड अंदर क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करेंगे, एबनॉर्मल प्रोसेस करेंगे, बिहेवियरल प्रोसेस करवाएंगे, वो सारी चीजें करवाएंगे, एंड इन व्हाट वे दे कैरी आउट द ग्रॉस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, लाइक जैसे डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, मेमोरी हो गया, डिफेंस सिस्टम हो गया, रिकॉग्नाइजेशन हो गया, ये सारे काम कौन करवाते हैं, ये जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है ना सेल के अंदर, ये करवा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स वी आंसर द क्वेश्चन
what is the molecular basis of all physiological process. It can also explain the abnormal process that occur during any disease condition. इसके साथ में हमारे पास कौन सी होती है, एबनॉर्मल प्रोसेस होती है, कब, जब डिजीज कंडीशन होती है. दिस फिजिको-केमिकल अप्रोचेस टू स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी. किसके अंदर पढ़ते हैं हम इसको, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है. ठीक है. द concept and the technique of physics and chemistry are applied to understand biology. ठीक है. इन चैप्टर 9 द यूनिट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बायोमोलिक्यूल इट प्रोवाइडेड, वो बायोमोलिक्यूल के अंदर स्टडी कर लेते हैं. ठीक है. इतनी बात हो गई, ये समझ में आ रही है आपको सारी चीजें, सारी चीजें समझ में आ रही, बिल्कुल क्लियर है सारी चीजें. आगे चलते हैं हम. अगला है हमारे पास, अगर हम क्वेश्चन देखें कि इसे इस पैराग्राफ से किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सेल थ्योरी एम्फेसाइज द यूनिटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे होती है वो. तो अभी हमने पढ़ा कि जितनी भी चीजें हमने पढ़ रहे हैं वो सारी किस बेस पे होती है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. जो सेल थ्योरी एम्फेसाइज कर रही है, यूनिटी जो होती है लाइफ की, वो जो लाइफ बन रही है वो लाइफ किससे बनती है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बनती है. उसके बाद में अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, द फिजिको केमिकल अप्रोचेस हेल्प टू डिस्क्राइब बायोलॉजिकल प्रोसेस. तो जितनी भी फिजिको केमिकल प्रोसेस है, कौन कौन सी प्रोसेस आएंगी इसके अंदर, इसके अंदर आ जाएगी फिजियोलॉजिकल, ठीक है, बिहेवियर, एबनॉर्मल, ये सारी प्रोसेस आ जाएंगी. और मैंने क्या बोला, ये सारी प्रोसेस हम किसके अंदर पढ़ सकते हैं, मॉलिक्यूलर टर्म्स के अंदर हम इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं. आ रही इतनी बात समझ में. दूसरा क्वेश्चन है, एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू प्राइमरली हेल्प टू आइडेंटिफाई. अगर हम लिविंग टिश्यू को प्राइमरली एनालिसिस करें तो क्या मिलेगा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक साल्ट ओनली, नहीं. बिहेवियरल पैटर्न, नहीं. ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होंगे उसके अंदर, क्या प्रेजेंट होंगे उसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं. अभी मैंने बताया कि कोई भी अगर टिश्यू को या सेल को हम देखते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, जो चैम्बर बना हुआ उस चैम्बर के अंदर या तो ऑर्गेनिक होगा या फिर दोनों ही होंगे, या ऑर्गेनिक होगा और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वहां पे प्रेजेंट होंगे. दूसरा है, द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एक्सप्लेन. तो मॉलिक्यूलर बेस पे हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ओनली नॉर्मल फंक्शन, नहीं, एबनॉर्मल भी होता है, स्ट्रक्चर फीचर, नहीं, नॉर्मल और डिजीज कंडीशन, यानी नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों टाइप की प्रोसेस इसके अंदर आती है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर आ जाती हैं. ठीक है. फिर उसके बाद में, व्हाट इज द फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, कि कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू फिजिको केमिकल जो प्रोसेस है उनको पढ़ सकते हैं, तो वो कौन सी होती है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, जिसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म. ठीक है. तो ये हमारा थोड़ा सा पार्ट हुआ. बाकी ये पहला पैराग्राफ हमने आज कंप्लीट किया है. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पहला पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे. इसके अंदर लिखा हुआ है कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कैसे कैसे हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे रोज हम ऐसे करेंगे. जितना हम पढ़ेंगे उतने के हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे. एनसीईआरटी के साथ साथ उससे बनने वाले उस पैराग्राफ के जो क्वेश्चन होंगे वो सारे हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ओके, चलो इसी के साथ हम ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं. बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है.